सभी को नमस्कार। जुलाई 2026 की क्रोनोलॉजी का आर्थिक परिदृश्य वाला पार्ट अभी हम कवर करेंगे ऑडियो और वीडियो क्लास के माध्यम से। पृष्ठ संख्या 18 से 20 तक आर्थिक परिदृश्य दिया गया है जुलाई माह की क्रोनोलॉजी में। महत्वपूर्ण न्यूज को हम कवर करेंगे यहाँ पे, और उनके एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या हैं, बिंदु क्या हैं, जिनको भी हमें देखा जाना चाहिए। न्यूज है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027। वैसे इसके डेटा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह संस्था महत्वपूर्ण है। संस्था का नाम है क्वाक्वेरली साइमंड्स, इसी से बनता है क्यूएस। यह लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण की एक कंपनी है। पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन के सेक्टर में किस प्रकार से काम हो रहा है, किन किन देशों की कौन सी यूनिवर्सिटियां बेहतर है, कौन सी पीछे है, इस पे यह रैंकिंग बनाती है, डेटा कलेक्ट करती है। इसके द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2000 हर वर्ष जारी की जाती है, उसके लिए यह विशेष रूप से जानी जाती है। तो बाकी न्यूज के मुकाबले हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस क्यूएस संस्था को जानना, इसमें इतना ही काफी है। यह बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। सांख्यिकी मंत्रालय अब हर माह सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करेगा। दो चीजें ध्यान दें, एक तो सांख्यिकी मंत्रालय MOSPI, पूरा नाम है इसका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि विभिन्न प्रकार के सूचकांक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन जारी करता है। हमने इकोनॉमिक्स की क्लास के समय पढ़ा भी था कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है, सेवाओं के उत्पादन के लिए कोई सूचकांक नहीं था। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होते हैं उत्पादन के। सर्विस सेक्टर होता है, इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र होता है, और इसके अलावा उद्योग क्षेत्र होता है। तो ये जो सेवा क्षेत्र है उसका उत्पादन कितना हुआ है, उसमें ग्रोथ हो रही है या कमी हो रही है, इसकी गणना अब एक सूचकांक के माध्यम से की जाएगी, और यह किया जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पहले ही जारी किया जा रहा था, उसी की तर्ज पर अब पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि ISP इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन जारी किया जाएगा। इससे देश के सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि, यह बहुत महत्वपूर्ण है, सर्विस सेक्टर की अल्पकालिक वृद्धि। अल्पकालिक वृद्धि शब्द इसलिए काम में लिया गया है क्योंकि सेवा उत्पादन सूचकांक पूरे वित्तीय वर्ष का नहीं होगा। पूरे वित्तीय वर्ष का तो हम इकोनॉमिक सर्वे में देख लेते हैं। छोटी छोटी अवधि में, 1 माह में, 2 माह में, 3 माही में कितना ये सर्विस सेक्टर जो है वो आगे बढ़ रहा है, या फिर वही है, या फिर उसकी रेट्रोप्लेक्सिटी हो रही है यानी कि रीग्रोथ हो रही है, या वह डाउन जा रहा है, उसके बारे में जानकारी यह देगा। मासिक आकलन किया जाएगा। इसमें 3 चीजें ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अल्पकालिक वृद्धि की गणना होगी। अल्पकालिक का मतलब प्रत्येक माह गणना की जाएगी। इसका आधार वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आधार वर्ष जो लिया जाएगा वो 2024-25 होगा, बेस ईयर। इसका पहला परीक्षण जो है वो 14 जुलाई 2026 को प्रकाशन होगा। प्रकाशन की आवृत्ति प्रत्येक माह होगी। यह प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कथन वाले क्वेश्चन बन जाए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। सूचकांक का दायरा, इसमें सेवा क्षेत्र के प्रमुख खंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वास्तव में सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रक हैं। सर्विस सेक्टर जो है उसके सब सेक्टर हैं, ये हैं उसके उप क्षेत्रक। सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्रक नीचे दिए गए हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। तो इसके अंदर थोक एवं खुदरा व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, होटल, रेस्तरां, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं, इनकी गणना की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं इसमें शामिल नहीं की जाएगी, इनको शामिल किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा को इससे बाहर रखा गया है। अन्य क्या जानकारी इसके बारे में, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP एक आर्थिक संकेतक है, इंडिकेटर है, जो बताता है कि हमारी आर्थिक सेहत और विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में कैसी है। जो देश के सेवा क्षेत्र के उत्पादन और गतिविधियों में होने वाले अल्पकालिक बदलाव किस प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, या सर्विस सेक्टर वहीं स्थिर है, या सर्विस सेक्टर जो है वो डाउन जा रहा है, उसमें कमी आ रही है ग्रोथ में। तो ये अल्पकालिक बदलाव यानी कि प्रत्येक माह के बदलावों को बताएगा। गणना की आवृत्ति क्या होगी, प्रत्येक माह में किया जाएगा। गणना किसके द्वारा की जाएगी,
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। महत्व क्यों है? सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इकोनॉमिक सर्वे आप सभी ने पढ़ी, आपको पता होगा कि सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा योगदान देता है, तो उसकी गणना करना जरूरी है। क्या शामिल होगा बता रखा है, क्या बाहर होगा? शिक्षा और स्वास्थ्य इससे बाहर रखेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। आगे बताया गया, इससे सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि और वास्तविक गतिविधियों का मासिक आकलन संभव होगा। हमें पता चलेगा कि इसके जो इतने सब सेक्टर हमने देखे थे उसमें सबसे बेहतर स्थिति में कौन है, ये हमें पता चलेगा। पहला परीक्षण 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित होगा। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, वीओ चिदम्बनार बंदरगाह है कि पहली सतत विकास रिपोर्ट जारी हुई है। सतत विकास शब्द को थोड़ा सा समझ लें। सतत विकास का मतलब होता है इस प्रकार का डेवलपमेंट जो निरंतर जारी रहे, या फिर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि विकास की वह प्रक्रिया, वह तरीका जिसमें वर्तमान पीढ़ी इस प्रकार से विकास करे, इस प्रकार से आर्थिक संसाधनों का दोहन करे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे, तो उसे सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास कौन सा नहीं होता? वर्तमान पीढ़ियां ग्रोथ तो कर रही है लेकिन इस प्रकार कर रही है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी के सभी संसाधन यदि खत्म कर दे तो हम कहेंगे विकास तो हो रहा है लेकिन सतत नहीं है। उदाहरण दे लेते हैं पेट्रोलियम का। यदि हम पेट्रोलियम का इतना दोहन करें कि उससे हमारे पास में तो संसाधन बहुत हो जाए, व्हीकल चलेंगे, सब सुविधाएं होगी, फैक्ट्रियां चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, सब सुविधाएं होगी हमारे पास में, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हाइड्रोकार्बन बचेंगे नहीं, तो वो विकास सतत विकास नहीं कहलाएगा। तो ये चिदम्बरनार बंदरगाह जो है उसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस प्रकार का योगदान है, इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। ये चर्चा में आ गया। हमारे सिलेबस के अंदर परिवहन में एनएच के साथ साथ में बंदरगाह भी शामिल है। तो कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण है? जो चर्चा में रहा वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको देखेंगे। इसका पुराना नाम तूतीकोरन बंदरगाह था, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और जनरेटिव एआई पर आधारित ऐप लॉन्च करने वाला यह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। इस पेज को पूरे को मैंने इसलिए शामिल कर लिया कि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं थे। ये लाइन आपको बता दी है। नीति आयोग ने जारी किया ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 8वां संस्करण। ये ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो अशोक कुमार लाहिड़ी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बाकी इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक ये तथ्य महत्वपूर्ण है, शानदार प्रदर्शन के साथ वर्ष 2025 में विश्व का 8वां सबसे बड़ा सर्विस निर्यातक करने वाला, एक्सपोर्ट करते हैं हम। देखिए सर्विस सेक्टर के मामले में भारत सबसे आगे है। न केवल भारत के अंदर सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि सर्विस सेक्टर का हम निर्यात भी करते हैं। सेवाओं का निर्यात कैसे होता है? या तो हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, बाहर जाके काम करते हैं और वहां से पैसा यहाँ भेजते हैं, तो एक प्रकार से सर्विस का निर्यात है। और भी बहुत से उदाहरण है इसमें। तो 2025 में विश्व का 8वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बना हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। जीआई टैग, ये महत्वपूर्ण न्यूज है, यह देख लें। पहले इधर समझ लेते हैं। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक एक ऐसा नाम या प्रतीक है जो उन विशेष उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। ऐसे उत्पाद जिनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति का मतलब भौगोलिक रूप से वो वहीं पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं बीकानेरी भुजिया, तो बीकानेरी भुजिया केवल बीकानेर में ही होता है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से वहां का वातावरण उसके लिए अनुकूल है। उसकी उत्पत्ति भौगोलिक रूप से एक विशिष्ट स्थान रखती है, वहीं पे होगा वो। उस स्थान के कारण उसमें खास गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती है। उस स्थान का जो भुजिया है उसमें विशेष गुण पाए जाएंगे। बाकी भुजिया पूरी दुनिया में हो सकता है, पूरे राजस्थान में हो सकता है, पूरे देश में हो सकता है, लेकिन भौगोलिक रूप से जो बीकानेर का भुजिया उसकी विशिष्ट पहचान है, गुणवत्ता है। तो उस विशिष्ट पहचान को यदि कोई पहचान प्रदान की जाए कागजी रूप से, ऑथेंटिक रूप से, तो वो उसे जीआई टैग मिल गया। अब उसका उपयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रदाता कौन देता है जीआई टैग? भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्या उद्देश्य है जीआई टैग देने का? पारंपरिक ज्ञान है। जैसे मान लीजिए बीकानेरी भुजिया है, वो अरसों से चला रहा है। 100 वर्ष पहले कोई तकनीक विकसित हुई थी कि किस प्रकार भुजिया बनाना है और वहां के लोगों के द्वारा वो खोजी गई है, इजाद की गई है। वो उनकी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जो पारंपरिक ज्ञान है इस प्रकार का, वहां के स्थानीय कारीगर हैं या किसान हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को कानूनी दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करना और उसकी नकली बिक्री नहीं हो सके,
क्योंकि बीकानेरी भुजिया के नाम पे बहुत से बाहर के लोग भी बीकानेरी करके बेच देंगे, तो उसे रोका जाए ताकि वहां के जो लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान हो। जीआई टैग मिलने के बाद में उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। दूसरा, राजस्थान में किसे किसे मिला है, ब्लू पोटरी, कठपुतली, थेवाकला, बहुत से नाम मैंने यहाँ पे दिए, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा अंतिम रूप से हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा था कि नागौरी पान मेथी को भी यह मिल चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा जीआई टैग क्या है। अभी इस बार राजस्थान के तो नहीं, अलग अलग राज्यों के उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा उत्पाद कहाँ का है, मिलान करने वाला प्रश्न बन सकता है, ये आप इसमें से देख लें। जैसे कार्बी आंगलों कहाँ का है, असम का है, तो इस प्रकार से राज्य से मिलान करने वाला आप जरूर क्वेश्चन इसमें देख लें। जीआई टैग से इन उत्पादों को विशिष्ट भौगोलिक पहचान, कानूनी संरक्षण तथा किसानों को बेहतर बाजार मिलने की संभावना बनती है। नेक्स्ट न्यूज है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। जब हमने इकोनॉमिक्स की क्लास की थी, जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि हमारे यहाँ की जो सरकारी कंपनियां हैं वो किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सके, वो निजी क्षेत्र के बराबर किस प्रकार से प्रदर्शन कर सके। इसलिए सरकारी कंपनियों को एक विशेष प्रकार की पहचान दी गई थी, केवल उन्हीं कंपनियों को जो बहुत अच्छा काम करती है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? आपको पता होगा कि हमने देखा कि जब हमने आर्थिक अपनी जो प्रणाली है उसको ओपन किया था, एलपीजी अपनाया था, तब हमने देखा कि सरकारी जो हमारे केंद्र थे या सरकारी कंपनियां थी या सरकारी फैक्ट्रीज थी, वो घाटे में जा रही थी। उन्हें घाटे से बाहर निकालने का ही एक प्रयास था कि उन्हें एक विशेष प्रकार की श्रेणी दी जाए, उन कंपनियों को जो बहुत अच्छा वित्तीय प्रदर्शन कर रही है, लाभ कमा के दे रही है सरकार को। तो ये 3 प्रकार के टैग दिए जाते हैं कंपनियों को। जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसका टर्नओवर यानी कि लाभ बहुत ज्यादा अच्छा होता है पिछले वर्षों में, उसे बनाया जाता है महारत्न कंपनी, केवल सरकारी कंपनियों। उसके बाद में उससे कम लाभ है लेकिन अच्छा प्रदर्शन है, वो नवरत्न। और सबसे पहले प्राथमिक श्रेणी होती है मिनी रत्न। तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पहले मिनी रत्न थी, अब वो बन चुकी है नवरत्न। ये पहले पढ़ लेते हैं। सरकारी कंपनियों को दी जाने वाली विशेष श्रेणियां हैं ये, जो उनके वित्तीय प्रदर्शन, लाभ और संचालन क्षमता के आधार पर दी जाती है। वो मिनी रत्न होगा, नवरत्न होगा या महारत्न होगा, यह डिपेंड करता है कि उनका वित्तीय प्रदर्शन कैसा है, कितना वो लेन देन कर रहे हैं, कितना लाभ कमा के दे रहे हैं सरकार को, और संचालन कितना उपयुक्त है, भ्रष्टाचार नहीं हो, व्यवस्थित हो, प्रोडक्शन अच्छे कर रहे हो, तो उन सरकारी कंपनियों या फैक्ट्रीज को दिया जाता है। उद्देश्य, सरकारी कंपनियों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना। अच्छा, क्या फायदा मिलेगा इससे कंपनियों को? अगर किसी को नवरत्न या महारत्न की श्रेणी मिल जाती है तो सरकार का हस्तक्षेप उस कंपनी में कम हो जाता है और उस कंपनी को ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दी जाती है कुछ नवाचार करने की, खर्च करने की। तो ये इनको फायदा दिया जाता है। कुल मिला के इसका सीधा सा उद्देश्य है सरकारी कंपनियों को खुद से और ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रमोट करना, और जो बेहतर कर रही है उनको एक विशेष टैग देना और उनको इंसेंटिव के रूप में विशेष छूट प्रदान करना। नवरत्न मान्यता, 19 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसके साथ यह 28वीं नवरत्न कंपनी हो चुकी है, केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई, ये ध्यान रखिए। इससे पहले इसका मतलब 27 नवरत्न ऑलरेडी थे। इससे पहले इसे मिनी रत्न का, ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी कंपनी नवरत्न तभी बनेगी जब वो मिनी रत्न है, और महारत्न तभी बनेगी जब वो नवरत्न है। अब इसको क्या फायदा मिलेगा, ये देखो, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। अब नवरत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के एक परियोजना में 1 करोड़ या अपनी जो संपत्ति है उसका टर्नओवर है उसका 15% तक कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, सरकार से इसे अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब ये और ज्यादा बेहतर कर सकती है, फ्रीडम मिलेगी इसे। कंपनी की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के रूप में हुई थी। वर्ष 2001 में यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी बन चुकी है, चर्चा में है, ध्यान। वित्त वर्ष 2025-26 भारत का कुल निर्यात 863.1 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। कुल निर्यात लिखा है इसने। न्यूज को पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात कर रहे हैं। 25-26 मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच की बात हो रही है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात में क्या शामिल है? वस्तुओं का निर्यात और सेवाओं का निर्यात। सर्वकालिक उच्च स्तर मतलब अब तक का सबसे ऊपर, कितना? 863.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको ध्यान से पढ़िएगा, कई बार क्वेश्चन बनते हैं
तो यहाँ पे रुपयों में नहीं लिखा हुआ, ये है बिलियन अमेरिकी डॉलर में लिखा हुआ है वृद्धि दर। पिछला वित्तीय वर्ष जो था, पिछला मतलब 24-25, उसमें यह 825.26 बिलियन डॉलर था, उसकी तुलना में 4.59% की वृद्धि हुई है इसमें, तो यह पहुंच गया 863.1 बिलियन डॉलर या अरब डॉलर पर। निर्यात और आयात के प्रमुख वित्तीय आंकड़े। निर्यात, कितना निर्यात किया हमने देखते हैं। टोटल एक्सपोर्ट जो हमने किया वो था 863.1 बिलियन डॉलर। अब देखिए निर्यात दो प्रकार का था, सेवाओं का निर्यात किया और हमने वस्तु का निर्यात किया। यहां देखें दोनों में से कौन सा ज्यादा, हमने ज्यादा सेवाएं निर्यात की या फिर वस्तुओं का निर्यात किया। यदि हम इसमें देखें तो हमने इस 863 में से सेवाओं का निर्यात किया 421 अरब डॉलर और वस्तुओं का निर्यात किया 441 अरब डॉलर। इसका मतलब निर्यात के मामले में हमने वस्तुओं का थोड़ा सा ज्यादा निर्यात किया। अब देखते हैं आयात कितना किया। आयात हमारा रहा 979.11 अरब डॉलर। इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया, व्यापार घाटे के मामले में यदि हम देखें, व्यापार घाटे का मतलब होता है आयात और निर्यात का अंतर। घाटा कब लगता है, आयात अधिक हो निर्यात कम हो। मान लेते हैं 4 रुपए का निर्यात किया और आयात कर लिया 6 रुपए का, तो 2 रुपए का अंतर क्या कहलाएगा, व्यापार घाटा। तो हमने निर्यात तो किया 863 का, जबकि आयात कर लिया बाहर से 979 का। और आपको पता है जब हम कुछ आयात करते हैं तो उसके बदले भुगतान ज्यादातर हमें डॉलर में करना पड़ता है, तो वो हमें नुकसान देता है। अब जो हमने आयात किया उसमें कुल जो वस्तु और सेवाओं दोनों को मिलाकर आयात था वो 979.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात में इतनी वृद्धि हुई, देखिए अंतर। निर्यात में केवल पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 4.59 की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 6 की, यानी कि हमारा आयात बढ़ रहा है। अब देखिए वस्तुओं का आयात, यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। देखिए वस्तुओं का निर्यात तो किया हमने 441 का, जबकि आयात हो गया 774 का। यहां महत्वपूर्ण है ये बिंदु। सेवाओं का निर्यात हम अधिक करते हैं जबकि आयात कम करते हैं। इस शब्द को समझिए, अधिशेष कब कहते हैं, जब निर्यात अधिक हो आयात कम हो तो व्यापार अधिशेष कहलाता है। जब निर्यात कम हो आयात अधिक हो तब व्यापार घाटा कहलाता है। मैं यहां लिख देता हूं, इसको क्लास में मैं बता चुका हूं, सभी ध्यान में रखें। घाटा कब होता है, निर्यात कम है, आयात अधिक है, मतलब व्यापार घाटा है। अधिशेष कब होता है, निर्यात कम है, सॉरी अधिशेष कब होता है, निर्यात अधिक है आयात कम है। यहां पे निर्यात कम है तो निर्यात तो कम हुआ है, आयात अधिक हो गया, तो यह क्या हो गया, व्यापार घाटा हो गया। निर्यात आपने ज्यादा किया, यह उदाहरण है इसका। देखिए हमने सेवाओं का निर्यात कर दिया 421 का, तो निर्यात तो अधिक है, जबकि आयात किया कम। तो इसका मतलब सेवाओं के मामले में हमारा व्यापार दुनिया के साथ में अधिशेष का है, सरप्लस का है, वहां हम फायदे में हैं। जबकि वस्तुओं के मामले में देखिए निर्यात किया 441 का, यानी कि निर्यात कम है जबकि आयात अधिक है, मतलब यहां हम दुनिया के मुकाबले में घाटे में है। यह जरूर समझिएगा। सेवा क्षेत्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने पीछे भी चर्चा की थी। प्रत्यक्ष कर संग्रह इस बार इतना पहुंच गया, यह न्यूज है और यह जरूर ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार ने जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 26-27, उसमें डायरेक्ट टैक्स 26.97 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है कि इतना डायरेक्ट टैक्स हम रखेंगे। अभी सभी को याद होगा कि बजट में यही चीजें होती है। बजट में एक तो ये देखा जाता है कि सरकार की आय कहां से होगी, और आय का मुख्य स्रोत है कर, और एक आपको पता है गैर कर आय होती है।
उसके बाद में खर्च कहाँ होगा। तो सरकार ने इस बार आइडिया लगाया था कि हमारी आय में हम ये करेंगे कि 26.97 लाख का कर जुटाएंगे। ये आइडिया है। यहाँ हमें ये समझना है कि प्रत्यक्ष कर होता क्या है। वे कर जिनका भुगतान सीधे उस व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है जिस पर वे लगाए जाते हैं, अर्थात इनका भार किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं कराबात। कराघात उसी पर होता है और करापात भी उसी पर होता है। जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया वही उसका भुगतान कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कब होगा? लगाया किसी और पर गया, भुगतान कोई और कर रहा है। उदाहरण से देख लेंगे। कौन करता है प्रत्यक्ष कर को नियंत्रित? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व वित्त मंत्रालय भारत सरकार इसे नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वही इसकी कलेक्ट करते हैं और सूचना रखते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष कर में क्या क्या शामिल है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स आप जानते हैं, मेरी इनकम जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है उससे ऊपर जाते ही मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स लगेगा भी मुझ पर और भुगतान भी मुझे ही करना है। कॉर्पोरेट टैक्स यह व्यक्ति पर लगता है, बड़ा सिंपल है। यह इनकम टैक्स जो है वो व्यक्ति पर लगता है और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनी पर लगता है। इनकम टैक्स वह है जो किसी व्यक्ति पर लगता है, वहीं अगर कंपनी की आय पर लगे तो वह कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा। पूंजीगत लाभ कर क्या होता है? पूंजीगत वस्तुओं का आदान प्रदान किया और हमने कमा लिया लाभ, तो उस लाभ पर कर लगाया जाएगा। मैंने कोई संपत्ति रखी, उदाहरण ले लेते हैं। मैंने कोई संपत्ति रखी, एक फैक्ट्री खरीदी, 1 साल बाद में बेच दिया और इस बीच मुझे अगर 50 लाख का मुनाफा हो गया तो उस 50 लाख पर, फैक्ट्री के टोटल वैल्यू पर नहीं, लाभ पर जो कर लगाया जाएगा वो पूंजीगत लाभ कर होता है। प्रतिभूति लेन देन पर क्या होता है? अगर मैंने शेयर खरीदे और वो शेयर बेच दिए और उससे मुझे इनकम हुई तो वो ये क्या कहलाएगा? प्रतिभूति लेन देन पर कर। ये सभी वो कर हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी के द्वारा भुगतान किया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट कर। प्रत्यक्ष करों की ये विशेषताएं होती है। एक तो ये अस्थानांतरणीय होते हैं, मतलब उसी व्यक्ति को भुगतान करना पड़ेगा जिस पर यह लगाया है, दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील होते हैं। प्रगतिशील कैसे होते हैं मैं बता दूंगा, ये दोनों मैं उदाहरण समझाता हूँ। प्रगतिशील कैसे होते हैं? अगर किसी की आय 1 साल में 6 लाख है तो उदाहरण पे ये लगेगा 5%। अगर किसी की आय 1 साल में 10 लाख है तो उस पर टैक्स लगेगा 10%। ये सही दरें नहीं है, मैं उदाहरण बता रहा हूं। अगर किसी की आय साल में 15 लाख है तो उस पर टैक्स लगेगा 20%। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कर की दरें भी बढ़ रही है। इसे कहते हैं प्रगतिशील कर। जिसकी आय ज्यादा, इसका मतलब जो संपन्न है उस पर थोड़ा ज्यादा कर लगाया जाए, इसी को कहा जाता है प्रगतिशील कर। हमारे भी यही चलता है। आप देखना इनकम टैक्स को समझना। जैसे अभी वर्तमान में 12 लाख से कम आय वालों पर कोई टैक्स नहीं होता, उसके बाद में 5%, उसके बाद में 20%, फिर 30%। जितनी आय बढ़ती जाएगी कर ज्यादा लगेगा, इसे बोलते हैं प्रगतिशील। तो प्रत्यक्ष कर ज्यादातर प्रगतिशील होते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करते हैं। ये कैसे हुई? ए व्यक्ति के पास में 6 लाख रुपए आए साल में, वह इन 6 लाख रुपयों को कहां खर्च करेगा? बाजार में, मार्केट में। बाजार में जाएगा और क्या क्रिएट करेगा? मांग। मांग किस चीज की? वस्तुओं या सेवाओं की। दो ही चीजें खरीदेगा ये बाजार से, या तो वस्तु खरीदेगा या सेवा खरीदेगा। वस्तु और सेवा खरीदेगा तो वस्तुओं की मांग जब बढ़ेगी तो मांग बढ़ने से उनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मांग ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा होना होगा। उत्पादन उतना नहीं हो पाया तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ने के साथ साथ में कीमतें बढ़ जाएगी। अगर इस 6 लाख पर 10% टैक्स लग जाए तो इसकी आय 10% कम हो जाएगी और यह उतनी मांग बाजार में कम क्रिएट कर पाएगा। तो ये मुद्रास्फीति पर भी क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, क्योंकि आय का एक हिस्सा जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय होना था वो सरकार के पास चला गया। सरकार जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाती जाएगी उसकी आय का उतना हिस्सा कम होता जाएगा, अर्थात बाजार में उतना रुपया कम जाएगा। आप इसे अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर बाजार में रुपया बढ़ाना है, मांग क्रिएट करनी है, तो टैक्स में क्या करनी पड़ेगी? कटौती करनी पड़ेगी। टैक्स आपने कम किया, इसका मतलब इसके पास में खर्च योग्य आय ज्यादा बची, तो यह बाजार में ज्यादा पैसा खर्च करके जाएगा और उससे मांग बढ़ेगी, कीमतें नियंत्रित भी हो सकती है। परिस्थितिजन्य ये बात है। इस बात को थोड़ा सा और समझ ले। वे कर जिनका भुगतान सीधे उस व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है जिसपे लगते हैं। एक मैं उदाहरण बताता हूं जीएसटी का। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है।
अभी देख लेते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जबकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। दोनों में क्या अंतर है? इनकम टैक्स का आपने देख लिया, ए व्यक्ति पर कर लगाया, ए ही उसका भुगतान कर रहा है। एक कंपनी पर कर लगाया, ए ही उसका भुगतान कर रही है। ये तो डायरेक्ट टैक्स है, जिस पे कर लगाया वही भुगतान कर रहा है। अब इनडायरेक्ट का उदाहरण देख लेते हैं। इनडायरेक्ट का उदाहरण ये है कि ए व्यक्ति ने रॉ मटेरियल उत्पादित किया, बी ने फैक्ट्री में सामान बनाया, सी ने दुकान में लाके उसे बेचा। ठीक है। डी ने जब खरीदा तो जितना करों का भुगतान ए से लेकर सी तक किया गया है, वो सारा का सारा भुगतान किस पे आ जाएगा? डी पे। मान लेते हैं यहां पे गेहूं बनी, यहां पे बिस्किट बना, यहां पे उसकी पैकिंग होके बाजार में आया, तो सरकार ने इस पे टैक्स लगाया 1%, ये डाल दिया इसने इस पे। इसने जब अपनी उत्पाद की वैल्यू निकाली तो उसमें ये 1% जोड़ दिया, और सरकार ने इस पे 2% लगाया, तो ये इसने इसमें जोड़ लिया। यानी कि यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य 100 था, तो इसने टैक्स जोड़ के और अपना लाभ करके इसमें 110 कर दिया। फिर सी पे सरकार ने टैक्स लगाया 3%, इसने इसमें भी जोड़ दिया, इसने अपना लाभ सहित इसकी वैल्यू कर दी 150। अब ये 150 रुपए इस डी से वसूलेगा कब? जैसे ये बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए बाजार में आएगा। यानी कि ये कर लगाए तो इन पे गए थे, लेकिन अंतिम रूप से भुगतान डी को करने पड़े, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट अगली न्यूज है, अंडमान में गैस भंडार की खोज श्री विजयपुरम 3 के नाम से वहां पे जगह खोजी गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये खोज कर रही है ने अंडमान अपतटीय बेसिन। ये जरूर समझ लें हम, अपतटीय बेसिन क्या होते हैं। अपतटीय बेसिन समुद्र तट से बाहर या दूर समुद्री महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे पानी में स्थित वे अवसादी बेसिन जहां लाखों वर्षों से नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट और जैविक पदार्थों का जमाव हुआ है। भारत का उदाहरण ले लें तो भारत दो तरफ से, यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। इधर से भारत की जो नदियां हैं वो अपने साथ में अवसाद लेके आती है और यहाँ जमा करते जा रही है समुद्र के अंदर। तट से दूर वालों की बात करेंगे, अगर यहाँ कोई हमें खनिज मिल गया या तेल मिल गया तो वो अपतटीय में नहीं आएगा, अपतटीय में वो आएगा जो इस तट से दूर है। अब ये नदियां अपने साथ में अवसाद ला रही है। अवसाद का मतलब रेत पत्थर जो भी कुछ ला रही है, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आ रहे हैं, ह्यूमस भी आ रहे हैं, वो धीरे धीरे जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। इसके अलावा और भी अवसाद दे, ये समुद्र भी धीरे धीरे बढ़ते गए। अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं, सिर्फ नदियां ही नहीं, और ये अवसाद जमते गए। इन अवसादों के जमाव से धीरे धीरे क्या हुआ? अत्यधिक दाब, दो चीजों से आपको पता है, वस्तुओं में या जो भी पदार्थ है उनमें परिवर्तन हो जाता है दाब और ताप से। आपको पता है चट्टानों का निर्माण भी इसी से होता है। तो समय के साथ साथ में इन अवसादों पर दबाव पड़ता गया। मान लेते हैं एक पेड़ था, वो इसके अंदर कार्बोनिफेरस काल में दब गया, कार्बन उसके अंदर है, वो हरा पेड़ है। अब उस पर ताप और दबाव लगा, और ताप और दबाव से धीरे धीरे वो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण, और यही होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। वो धीरे धीरे बदल जाते हैं विशाल भंडारों में। अब यदि इन क्षेत्रों का खनन करके यहां से वापस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाली जाए, तो हम कहेंगे कि वो निकाले जा रहे हैं अपतटीय बेसिनों से। इसे ही कहा जाता है अपतटीय बेसिन, तट से दूर। भारत में अपतटीय बेसिन के कौन कौन से उदाहरण देख लेते हैं। एक तो पश्चिमी तट, यानी कि इस हिस्से पर, इसमें मुंबई ऑफशोर भारत का सबसे बड़ा अपतटीय बेसिन है ये, जहां से प्राकृतिक गैस और तेल निकाला जाता है, विशेष रूप से तेल निकाला जाता है। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन, नदियों के बेसिन है यहाँ पे सारे, कावेरी, महानदी, बंगाल बेसिन, अंडमान निकोबार बेसिन, ये सारे के सारे पूर्वी तट के उदाहरण है। एक ये न्यूज है, देश की सीमाओं पर 74 नए लैंड पोर्ट का प्रस्ताव लिया गया है। अच्छा, लैंड पोर्ट किसे कहते हैं? पोर्ट मतलब बंदरगाह। बंदरगाह एक तो वो होता है जो तटों पे होते हैं, एक वो होते हैं जो तटों से दूर हो, कहीं स्थल पर हो, तो उसे लैंड पोर्ट कहा जाता है। काम वही होगा। इस बंदरगाह का काम भी है विदेशों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को यहाँ तक पहुंचाना, और लैंड पोर्ट का भी यही काम है, बस लैंड पोर्ट स्थल पे स्थित होते हैं, ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर मंथली रिव्यू के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में अभी चेंज किया गया है, और वह चेंज
पहले 2011-12 का आधार वर्ष इसे लिया जाता था, अब यह बदल कर दिया गया है 2022-23। जो कंटिन्यू क्लास में आ रहे थे उन्हें अच्छे से पता है कि इसमें अभी परिवर्तन किया गया और अभी नया सूचकांक जुड़ा है, आज हमने पढ़ा, वो है सेवा सूचकांक। आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष दो प्रकार के होते हैं, भी देख लें एक बार। 2025-26 में मान लेते हैं एक्स वस्तु की कीमत 50 रुपए है, जबकि 2009-10 में इसकी कीमत 10 रुपए थी। वाई वस्तु की कीमत अभी 100 रुपए है, 2009-10 में 5 रुपए थी। तो इन बीच की अवधि में किस साल कितना परिवर्तन हुआ ये हमें जानना मुश्किल है, इसमें ग्रोथ कितनी हुई। तो हम क्या कर लेते हैं, हर साल का लेने के बजाय एक बेस ईयर ले लेते हैं कि इसके मुकाबले हम काउंट करेंगे। तो यहां हम बता देंगे कि इसकी कीमतें 5 गुना बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास में किससे 5 गुना, तो हम एक बेस ईयर ले लेंगे कि 2009-10 से काउंट करेंगे हम कि किसकी कीमतें कितनी बढ़ गई। इसकी कीमतें हम कहेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गई, किसके मुकाबले, 2009-10 के। तो बेस ईयर वो वैल्यू होती है जहां से किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को काउंट किया जाता है कि उसके मुकाबले कितना बढ़ गई है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट क्रोनोलॉजी का जुलाई का कंप्लीट हो गया।